गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपको मैसेज आया कोई वापस आने का? मैसेज आया वापस आने का गुजरात में? तुम ही बता दो। क्योंकि आज वो डिसीजन लिया है 11 से चालू कर सकते हैं। 11 से सबके लिए। हाँ नहीं, 10, 11, 12। 10, 11 सर अपनी कल वाली क्लास मॉर्निंग में हो गई। अच्छा ठीक है। वो मतलब अभी से बता देते हैं ना, फिर सुबह आप। हाँ यार सुबह पता नहीं चलता। हाँ इसीलिए। तो पेपर हो गया था हमारा पूरा। हाँ सर पेपर हो गया। मेरा बोला कि एक ही क्लास हुआ था हमारा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही। हाँ अब आ रही। माइक नहीं लगाया था वो। अच्छा। चलो थोड़ा वेट करते हैं। हम भी जिस तरह से क्लास कर रहे हैं, एक क्लास सुबह एक क्लास शाम, जो बच्चे एक बार नहीं आ रहे होंगे उनको आइडिया ही नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। सर हम सबको फोन कर देता हूँ मैं सुबह, हमारे सेंटर दोनों सेंटर वालों को। सर रोज दो दो क्लास होती है? नहीं एक ही तो होता बेटा है। एक ही क्लास होती है। तो सर आपने बोला नहीं अभी। हाँ नहीं मतलब एक्चुअली क्या है एक ना दिवस कि सवार एक दिवस सांझ। prove that the locus of the center of the circle which touches the given circle externally and the given line is a parabola। ठीक है। सही है, क्या दे रखा है देखो। locus of the center of a circle which touches the circle externally and the given line। आपके पास एक सर्कल दे रखा है और एक गिवन लाइन दे रखी है। तो कोई एक ऐसा सर्कल जो जो दिए हुए सर्कल है इसको और जो लाइन है इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है। सही है ना। तो अगर ये दोनों को टच करेगा तो आपसे कहा इस जो जो सेंटर है इसका एच कॉमा के, इसका लोकस क्या होगा। ठीक है। ये भी गिवन है। अगर ये गिवन है इसका मतलब इसका सेंटर जी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये सेंटर x1 y1 है और ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। क्लियर है बेटा। सही है ना। अगर देखो इसको मैं हाँ सर। मान लो कि मुझे विदाउट इसको सॉल्विंग प्रूव करना होता तो मैं ऐसे करता मैं कि देखो ये लाइन मुझे पता है गिवन है। अगर ये लाइन गिवन है तो आप क्या करो, जैसे आप इसको ज्वाइन करो, इसके सेंटर को इससे आपने ज्वाइन किया, अभी इसको आप इससे ज्वाइन कर दो। अच्छा। अब देखो क्या है कि ये जो हमारा वेरिएबल सर्कल है, अब इस वेरिएबल सर्कल का जो रेडियस है वो बदलेगा। तो आर वाला वैल्यू ऐसा है जो बदल रहा है कि नहीं। मगर ये जो डिस्टेंस है R1 ये फिक्स नहीं रहेगा। कि भाई ये तो गिवन सर्कल है तो ये तो फिक्स हुआ। हाँ सर। तो जितना इधर है ना फिक्स डिस्टेंस, उतने ही फिक्स डिस्टेंस पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है। क्या किया मैंने, मेरे ये लाइन गिवन था, अगर ये लाइन गिवन है और ये आपका R1 गिवन है तो मैंने R1 डिस्टेंस बिलो
यहाँ पे एक लाइन इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो एक तरह से मैं कह हाँ सकता हूँ ना ये भी तो फिक्स ही होगा, ये थोड़ी बदल जाएगा। क्या ये बार बार हाँ चेंज सर। होगा? जैसे वेरिएबल सर्कल चेंज हो रहा है तो क्या ये चेंज होगा? ये तो चेंज नहीं होने वाला। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को वेरिएबल यानी कि पी पॉइंट बोलूँ, इसको एफ बोलूँ और इसको एम बोल दूँ, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि पी एफ इक्वल टू आपका पी एम है? हाँ सर। है कि नहीं? अच्छा, ये जो वेरिएबल है, क्या इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये एक पॉइंट गिवन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है? अच्छा, ये फिक्स लाइन नहीं हो गई एक तरह से? हाँ सर। और अगर दोनों से डिस्टेंस सेम होता है तो लोकस क्या होता है? भाई पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन आर इक्वल, तो इसका लोकस क्या हो जाएगा? पैराबोला। हाँ सर। ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से कुछ जा रहा होगा, मान लो ऐसे करके। अभी आपको छोटा सर्कल बनाना है, आप छोटा सर्कल बना लो, और छोटा बनाना है और छोटा बना लो, तो इस तरह से ये वैल्यू जा रहा होगा, है ना, ऐसे करके। क्लियर है बेटा? सही है। हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्टली जो हमने सॉल्व किया। अब अगर मान लो प्रूफ करना है, एक्स वन वाई वन हमने लिया, ये लिया, एच के लिया, इसी के पैरेलल आप आर वन यहाँ पे डिस्टेंस से देख सकते हो, आर वन प्लस ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, रूट ओवर यानी होल स्क्वायर कर लो जो डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को पी एम जो है, पी एम को यहाँ पे अगर एन ले लेते, तो पी ऑफ एन प्लस ऑफ एन एम एन, समथिंग ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसको कुछ दूसरे तरीके से अगर करें तो इसने तो बहुत सिंप्लीफाई वे में कर दिया है, मतलब ऐसा इक्वेशन नहीं लिया है, दूसरा ले लिया है सिंपल फॉर्म में। अगर हम ऐसे ही करते हैं, पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ एम, तो वैसे ही हो जाता वो आपका, स्क्वायर करोगे तो आपको एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मिलेगा और के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और उसके बाद दूसरी तरफ ये लाइन आ जाएगी। अब लाइन है यानी पॉइंट पर्टिकुलर दिया है एच के, तो एच के से डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग इस तरह से। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ आर वन का वैल्यू भी इधर से निकल जाएगा क्योंकि सर्कल दिया है। तो अब इसी को इन्होंने क्या किया कि अगर भाई हमें फिक्स पॉइंट ही तो लेना है और एक फिक्स लाइन लेना है, तो फिक्स पॉइंट लेना है तो क्यों ना मैं एक ऐसा सर्कल बना दूं जो आपका, जिसका फिक्स पॉइंट ओरिजिन हो। और हमने अगर एक फिक्स लाइन लेना है तो वो फिक्स लाइन हमने यहाँ x इक्वल टू समथिंग b इस तरह से ले लिया कहीं पे। अब हमने क्या किया, इसके बीच में एक सर्कल बना दिया यहाँ पे ऐसे करके कि जो इसको टच करते हुए ऐसे जाए। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपने सर्कल बनाया तो एक तो ये डिस्टेंस हो गया और एक हो गया इन दोनों को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस, है ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट तुम्हारा h कॉमा k है, ठीक है, h कॉमा k। तो आपने यहाँ पे एक लाइन ले लिया ये। अब इसका रेडियस जो भी है, मान लेते हैं कि यूनिट रेडियस लेना है, वन लेना है, ए लेना है, इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लिया, तो हमने कह दिया ये ए है, मान लो। तो अगर मैं यहाँ से, ये ओरिजिन है 0 0 0 0 से h कॉमा, इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ तो वो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है, हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ से देखो, ये तो वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस से यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है वो है बी और ये एच के है, तो इसका मतलब यहाँ से ये एच होगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो होगा उसको मैं बी माइनस ऑफ एच लिख सकता हूँ, हाँ सर। है ना।
सॉरी बी माइनस ऑफ एच तो यहाँ तक का होगा, और बी माइनस एच प्लस ये जो डिस्टेंस होगा प्लस ए बी करना पड़ेगा, है ना, दोनों डिस्टेंस को इक्वल करना है ना। तो ऐसा हो गया, तो इसको मैं ए प्लस बी माइनस ऑफ एच लिख सकता हूँ, और ये रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, है ना। फिर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एच हो गया, और प्लस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया। तो ये क्या है आपका पैराबोला है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान देना है इसमें, ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि एक तो पहली बात आपको ये याद रहे डायरेक्टली कि एक सर्कल और एक गिवन लाइन दे रखी है, तो इसके बीच में जो भी सर्कल आपका एक्सटर्नली दोनों को टच करेगा उसके सेंटर का लोकस आपका पैराबोला होता है, एक तो डायरेक्टली याद रखो। दूसरी बात क्या, आपका जो जैसे आपने ये सर्कल लिया, तो अभी क्या है कि अगर आपसे कह रखा है एक फिक्स पॉइंट वाला सर्कल लेना है, फिक्स लाइन लेना है, तो आप जितना सिंप्लीफाइड वे में ले सकते हो उतना सिंप्लीफाइड वे में लो, हमें एक कॉम्प्लिकेटेड लेने की क्या जरूरत है ना। प्रूव तो वही चीजें करनी है, इसीलिए जब आप प्रूव कर रहे होते हो चीज़ों को तो आप एक सिंपल जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन होता है उसको लेके आप सॉल्व कर रहे होते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। चलिए, अभी इसी के ऊपर ना पैराबोला के ऊपर ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। जैसे हमसे कहा कि इफ पॉइंट P अल्फा प्लस 2 कॉमा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 lies inside the triangle formed, अभी इससे एक नया मेथड सीखोगे आप, formed by the straight line स्ट्रेट लाइन दे रखा है 5x माइनस 3y प्लस 40 इक्वल टू 0, और द x एक्सिस, ठीक है, एंड द y एक्सिस, ठीक है, ये होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, सही है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये कोई मुझे ये बताएगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई पॉइंट इसके इनसाइड में ही लाई करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन जो आपने पढ़ा ना उसकी हेल्प से बताओ तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर इंक्लोज्ड है तो कैसे मैं ये क्या कंडीशन लगाऊं कि ये पॉइंट आपको हमेशा अंदर ही दिखे? कोई बताएगा? है बेटा? नो सर। ये पता ही नहीं, पता है, भूल गए? अरे बेटा, मान लो कि ऐसे करके कोई लाइन दे रखा है, क्या आपको पोजीशन ऑफ ए पॉइंट नहीं पता है कि दो लाइन के बीच में क्या लगाना चाहिए? अगर इस तरह पॉइंट आता तो क्या लगाते हैं? अरे यहाँ पे ये पॉइंट अगर मैं इन दोनों में पुट करूंगा तो दोनों सेम साइन देगा कि नहीं? हाँ सर। मान लो आपने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी, एक जगह पे ये कोई पॉइंट है जो कोई भी एच के, मान लो आपने ओरिजिन पुट करके देख लिया, अगर ओरिजिन इधर लाई कर रहा है, पॉइंट इधर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, दोनों का साइन अपोजिट होगा। देखो इस लाइन हाँ के सर। अंदर ये पॉइंट दोनों अलग अलग लाई कर रहा है, तो ये भी अपोजिट साइन देगा।
मगर इस वाली लाइन के लिए ये दोनों एक ही तरफ लाई कर रहे हैं तो दोनों सेम साइन देगा। तो ऐसी 3 कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन को सॉल्व करेंगे, आ गया आपका वैल्यू। सही है। तो ये जो मेथड था वो एक लेंदी मेथड था। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने? सही है। आप पहले ओरिजिन चेक कर लोगे कहाँ आ रहा है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट देख लोगे कि पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका साइन तय हो जाएगा। तो ये था हमारा लेंदी मेथड। तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो पॉइंट जो दिया है पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। आपके पास दे रखा है 5x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 40। तो x बाई माइनस ऑफ 40 बाई 5 और प्लस ऑफ 3y बाई माइनस 40 बाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू 1। तो ऐसा हो गया। तो x बाई माइनस ऑफ 8 प्लस y 40 बाई 3 इज इक्वल टू 1। सही है ना ऐसा। तो आपने एक लाइन लिया, x एक्सिस y एक्सिस लिया, x का वैल्यू निगेटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस ऑफ 8 और ये है 40 बाई 3। आया ना? सही है। तो ये है। क्लियर है बेटा? ठीक हाँ है। सर। अब देखो, अब आज के बाद आपको ना ऐसे ही यूज करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। एक तरीका ये था कि अगर ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, मतलब जो भी पॉइंट आपको दे रखा है, तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस के अगर इस तरफ होगा तो निगेटिव ही होगा, इधर ऊपर हुआ तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और इससे इधर लाई कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट और ओरिजिन दोनों एक साइड में है ना इस लाइन के, तो दोनों सेम साइन हाँ देंगे कि सर। नहीं? है ना? तो एक तो आप यस ऐसे सर। कर सकते थे। दूसरा क्या है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि x इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस 2, और y इक्वल टू कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3, सो यानी डिवाइडेड बाई 3। हाँ या ना? ठीक है। हाँ ये सर। पर्टिकुलर पॉइंट है। तो आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट जो दिया हुआ है ना वेरिएबल पॉइंट, इसका लोकस क्या होगा। तो लोकस के लिए अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से x माइनस ऑफ 2 किया, यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिला, वो वैल्यू आपने नीचे वाले में पुट कर दिया। तो ये हो गया x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सही है ना? तो 3 ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? ऐसा हो यस गया? सर। अच्छा ये क्या है, किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला की। पैराबोला की, राइट। तो अगर x y की जगह पे आप 0 लेते हो तो x की जगह पे 2 हो जाएगा। तो x की जगह पे यहाँ पे y इक्वल ये ले लिया। अच्छा अगर आपने x की जगह पे 0 लिया, है ना, आप एक बार देखो तो x की जगह पे अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y 4/3। 4/3, यानी यहाँ कहीं पे पॉइंट आ रहा होगा ये। तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि जो आपके जो वेरिएबल पॉइंट है वो एक फिक्स पाथ में मूव कर रहा है, और फिक्स पाथ का मतलब है पैराबोला। ये एक रिलेशन फॉलो करेगा ना जो भी है, तो ये एक पाथ में जाएगा, लोकस में पास हो रहा होगा तो वो ऐसे करके जा रहा होगा, इसी लोकस में ये पॉइंट लाई करेगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आपको ना आज के बाद कभी भी ऐसा बोला जाएगा कि इफ ए वेरिएबल पॉइंट, जो भी पॉइंट दे रखा है, इज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, तो पहले आप उस वेरिएबल पॉइंट से एक कर्व बनाने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा कर्व इससे फॉर्म हो सकता है, या कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, जो भी फॉर्म हो रहा है ना। अब आपसे कहा है कि भाई अल्फा का वैल्यू बताओ। सही है। अब ये देखो कि ये अगर इसके इनसाइड में लाई करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का लाई करेगा, है ना? हाँ सर। तो इस एक्सिस को तो, जो एक्स एक्सिस है उसको तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। हाँ है ना? सर। तो ठीक है, ये एक वाई एक्सिस हो गया, दूसरा आपका ये हो गया एक्स प्लस 2। अब तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है आपकी 5x-3y और प्लस 40 इक्वल टू 0। एक तो ये है, दूसरा है आपका पैराबोला। पैराबोला मतलब 3y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा,
तो आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से। देखो x की जगह ये y की जगह x पुट कर दो, 5x और 3y की जगह पे -x - 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ 0 नहीं होगा, सही है। -3 माइनस हो गया और +40 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा? -x² माइनस और माइनस माइनस +4 और +5, 9 ऑफ x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। तो -x² प्लस 9x प्लस 36 इक्वल टू 0, है ना बेटा? अच्छा इससे कुछ रूट आएगा हाँ क्या? सर। रूट आएगा इससे? 12×24=36। देखो आ गया, +12x माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। x कॉमन, माइनस कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस ऑफ 12 -3 कॉमन, x माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस ऑफ 3 और x माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3 और 12, हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया -3 और 12, x इक्वल टू -3 और 12। तो चलो ठीक है, -3 और 12 हो गया। ये तो ये वाला पॉइंट, अब जाहिर सी बात है 12 तो हो नहीं सकता, है ना? ये हाँ सर। बाद में जाके यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होता तो पॉजिटिव में हमें लेना नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया आपका -3। अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं। तो ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, और यानी कि अगर आपका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, आप ऐसे कह सकते हो, है ना? यही तो कहोगे, ठीक है। हाँ तो सर। अब ये देखो कि ये जो हमें कर्व मिला है, ये कर्व का मतलब है α+2 का वैल्यू। क्या α+2 का वैल्यू -3 से 0 के बीच में वेरी कर रहा है? एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट का हाँ एक्स सर। कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे -3 जो एक्सट्रीम है। तो आप 2 को इधर ले आओ, तो 2 को इधर लाओगे तो -5 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, -2। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? समझ हाँ में आया सर। क्या किया मैंने? ऐसे ही आप y के लिए भी नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम x के लिए निकालते, आप y के लिए भी निकाल सकते थे। तो आप यहाँ पे इसकी y की वैल्यू चेक कर लो और यहाँ पे y की वैल्यू चेक कर लो कि कितनी है। तो इन दोनों का जो इंटरवल होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसमें ये वाला वैल्यू रख लेना, फिर अल्फा निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया सबको कि कैसे हाँ आपको सर। कोई पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल के या सॉरी ट्रायंगल के अंदर दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी पैराबोला की हमारे पास एक और इक्वेशन है ना? वो भी देखते हैं। आपके पास दे रखा है इफ ऑन ए गिवन बेस BC a triangle is described such that the sum of the टेंजेंट। अभी देखो कई बार ना ये टेंजेंट जो वर्ड है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, ठीक है। अभी ये जो टेंजेंट है वो किसके लिए आया आप देखना, ऑफ द बेस एंगल is m, then prove that
that the locus of the opposite vertex A is a parabola. सही है, क्लियर है? हाँ सर। If on a given base BC a triangle is described such that the sum of the tangent of the base angle is M, then prove that the locus of the opposite vertex A is a parabola. सही है, एक ट्रायंगल है, आप, ए ट्रायंगल इज डिस्क्राइब सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल। अभी आपने ये एक ले लिया ट्रायंगल, अब आपसे कह रखा है टेंजेंट। अभी क्या है ना, जब आप साइन लिखते हो ना, जब आप साइन तो ऐसे लिखते हो मगर साइन का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे है, और कॉस को कोसाइन बोलते हैं। जो आप टेन लिख रहे हो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, जो टेन थीटा होता है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, ये इसका फुल फॉर्म है। सही है, कोसेक तो कोसेक ही है, सेक सेक ही है, सिकेंट कहते हैं इसको, वैसे कोसिकेंट कहते हैं। सही है, कोस टेंजेंट कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपसे कह रखा है अभी टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल, तो ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बेस ये है, तो एक एंगल यहाँ अल्फा बना दिया, ये एंगल बीटा बना दिया। तो आपसे कह रखा है कि इफ ऑन ए गिवन बेस BC, BC जो बेस है, इस ए ट्रायंगल इज डिस्क्राइब सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट, तो आपसे बोला कि tan ऑफ, इसको बी एंगल बोल लो, और प्लस यहाँ पे सी एंगल बोल लो, है ना, ये अल्फा बीटा को हटाओ, ये हटा दिया अल्फा। तो आपसे कहा कि टी tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है। तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, ए वर्टेक्स जो है इसका जो लोकस होगा वो पैराबोला होगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? हाँ सर। कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का जो बेस है, बेस का जो टेंजेंट आप लोगे tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी, सम ऑफ टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल, तो ये आपका m के इक्वल है। तो अभी आपको बताना है a, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर जैसे आप tan ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हो, तो tan b अभी आपको पता है ना, tan ऑफ बी, tan ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, tan a/2 होता है ना, a/2 इक्वल टू s बाई s माइनस ऑफ a, या डेल्टा बाई s माइनस ऑफ a। नहीं, ये तो R1 होता है, टेंजेंट कैसे हो जाएगा? तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं कि ये आपका h, k है। हाँ है ना? सही, अभी मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे ओरिजिन है ना, यहाँ कहीं पे, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन हो गई भाई। और इफ ऑन ए गिवन बेस BC, गिवन बेस BC ए ट्रायंगल इज डिस्क्राइब सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, अभी ये जो भी एंगल होगा, मान लो ये इसके जो बेस है, मान लेते हैं कि L1 है ये, इस तरह से, और इसको हमने L2 बोल दिया, ये जो है। अच्छा, tan ऑफ बी कितना होगा? k डिवाइडेड बाय, बोलो तो L1 होना चाहिए, tan ऑफ बी। हाँ सर। और इसका ना, इफ ऑन ए गिवन बेस BC ए ट्रायंगल इज गिव डिस्क्राइब सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ये दे रखा है। अभी बेस गिवन है तो ये बेस का वैल्यू भी दिया होगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी दिया होगा। तो मान लेते हैं कि किसी एक को हमने ओरिजिन मान लिया, जैसे बी को ओरिजिन मान लो, तो ये, इसको हम फिक्स कोई वैल्यू कह देते हैं, a,0 है। अभी समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, हाँ सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता। तो किसी एक को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि इसको 0 0 मान लेते हैं। और क्योंकि BC गिवन है, तो BC गिवन है, इसका मतलब BC का लेंथ गिवन होगा,
तो मान लिया कि इसका लेंथ a है तो दूसरा कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा। मान लिया कि ये लाइन आपका एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो h, के। तो अभी यहाँ से एंगल जो b होगा, b एंगल ओरिजिन से लेके यहाँ तक का के लेंथ को, तो ये h हो जाएगा। देखो तो बेटा ये h होना चाहिए कि नहीं, ऊपर जो वैल्यू है उसके हिसाब से। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया c, ये हो गया a, 0। हमने कहा कि ये डिस्टेंस हो गया आपका h। तो tan b की जगह आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस h। tan c का मतलब है ओरिजिन से, सॉरी अपना ये टोटल डिस्टेंस तो नहीं लेना, मगर ये a, 0 है तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है वो कितना हो जाएगा, a माइनस ऑफ h। क्या कहते हो? हाँ सर। तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ h और इतना इक्वल टू एम आर है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम k कॉमन ले लेते हैं, a माइनस ऑफ h ले लेते हैं प्लस h ले लेते हैं और a h माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना इक्वल टू m हो जाएगा। h से h कैंसिल आउट हो गया, सही है। तो के ए हो गया m टाइम्स ऑफ ए एच माइनस एच स्क्वायर। अच्छा अगर इसकी जगह y पुट कर दे तो ए वाई इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है कि ये आगे जाके आपका माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो a बाई 2, एक्स कर लो a स्क्वायर बाई 4 कर लो, माइनस a स्क्वायर बाई 4 कर लो, तो ये आपका बन गया माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाई 4 और ये a ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब बेटा ये है ना, इसको हम a ऑफ y माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाई 4 इतना इक्वल टू माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आ रहा है, तो ये पैराबोला है कि नहीं, है सर। है ना, तो ये पैराबोला है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। यस सर। चलिए अच्छा, एक ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है AP is perpendicular to PB where A is the vertex of the parabola y square equal to 4x and P is on the parabola. B is on the axis of the parabola. ठीक है, then find the locus
of the centroid of triangle PAB। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, AP is perpendicular to PB, AP is perpendicular to PB where A is the vertex of the parabola, y square equal to 4x। पहले तो y square equal to 4x बना लेते हैं, ये हो गया y square equal to 4x। अच्छा, A इसका वर्टेक्स है, A यहाँ आ गया। अब हमने कहा AP where P is any ऑन P is on the parabola, P इसके ऊपर है, कोई पॉइंट है, मान लो इसके ऊपर हमने पॉइंट ले लिया, ये P है, ठीक है बेटा। और B ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे B पॉइंट ले लिया। क्लियर है? देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उस सेंट्रॉइड का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, ये A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। अच्छा, इसको अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इस हिसाब से आप पॉइंट बताओ तो क्या होगा पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट। x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 4ax, तो हाँ 80 सर। स्क्वायर 80 स्क्वायर 280 होता है, यानी कि 1 यस बाई सर। टी स्क्वायर और 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू टी, यानी टी स्क्वायर बाई 2 और ये टी, 80 स्क्वायर 280, सही है ना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 और टी, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, अच्छा अभी इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आप, इस लाइन का? यस AP सर। का क्या होगा स्लोप, y2 2t बाई टी स्क्वायर सर। बाय ये, तो 2t, टी सॉरी 2 बाई टी, हाँ सर, 2 बाई। है ना। तो ये 2 बाई टी हो गया, ये स्लोप आ गया। अच्छा, पीबी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीबी। देखो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको तीनों वर्टेक्स पता होने चाहिए ना, तभी तो सेंट्रॉइड निकाल पाओगे। तो अब मैं बी के हाँ सर। कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि बी का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बात है एक्स निकालने की। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हमें ये लाइन पता होनी चाहिए। तो हमने y माइनस ऑफ टी कर दिया, और स्लोप क्योंकि हमारा इसका हो जाएगा माइनस टी बाई 2, क्या कहते हो पी बी, क्योंकि ये दोनों इसका स्लोप 2 बाई टी है, तो इसका जस्ट क्या होगा m1 m2 इक्वल टू -1, तो माइनस हाँ टी सर। बाई 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, सही है ना। तो अभी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 ऑफ y है, माइनस ऑफ 2t है, और माइनस ऑफ एक्स टी है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी क्यूब बाई 2 होगा, ठीक है। ऐसा 2 से और मल्टीप्लाई करना है तो और कर लो, ये 4, या आप 0 कर लो, क्या मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सही है, आपको क्या करना है, वाई तो वैसे भी 0 करना है, एक्स हाँ कोऑर्डिनेट सर। निकालने के लिए, तो वाई 0 कर लिया, तो माइनस ऑफ 2t इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस टी क्यूब बाई 2। तो ये एक्स टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 2 प्लस 2t हो गया, एक t कैंसिल आउट कर दिया, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आपको 2 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, है ना। तो अभी अच्छा सेंट्रॉइड निकाल रहे हो, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए मान लिया कि इसका जो लोकस है वो h कॉमा के है, तो h इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, हाँ है ना। ओके, इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस टी प्लस 0 बाई 3, तो यहाँ से t का वैल्यू 3 के आ गया। हाँ सर।
अब ये वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दो, जहाँ 3 है इसकी जगह पे, अच्छा ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का मतलब है 3k का होल स्क्वायर प्लस 2/3, तो ये हो गया 3h इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 2, यानी 3 ऑफ x इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या है, पैराबोला है। हाँ सर। तो ऐसे आपको लोकस निकालना है। आप देख रहे हो ना कैसे पहले इजी इजी क्वेश्चन आते थे, लोकस के धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, मगर वही बेसिक ही लगाना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही क्वेश्चन के बेसिक बेसिक कंसेप्ट आप यूज करोगे तो आपको लोकस मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, तो आज हम लोकस से रिलेटेड वाले ही बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्या क्या इसमें फॉर्म हो सकता है। चलो आज हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में। बात किया हमने यहाँ पे, शायद नहीं किया है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, सही है ना। अब पैराबोला की इक्वेशन, चलो जैसे जैसे मान लो हमको दे दिया ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको जब भी पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करना है, प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, सही है ना। तो ये हो गया x1, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा हो रहा है। मान लो कि हम इसको बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया ऐसा। अभी हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया x3 y3, आया ना। ऐसा ऐसे सर्कल में किया था हमने, याद है आपको? हाँ सर। और हमने कहा था कि x1 x2 और x3 तीनों कैसे होंगे, सेम, मगर y3 इज ग्रेटर देन y2 इज ग्रेटर देन y1। सपोज डैट कि आपका जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे s एक हम इक्वेशन निकाल लें जिसको हमने जितने भी टर्म थे वो एक तरफ ले लिए, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4ax लिखा। अच्छा, अभी मैं इसका अगर होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये होल स्क्वायर करने से इसका जो वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है पहला वाला ग्रेटर होगा, है ना, अगर पॉजिटिव है तीनों तो। अच्छा, अब इस वाई क्यूब में से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर 4ax3x1 करूँ, 4ax2 करूँ, 4ax3 करूँ, तो ये दोनों तीनों टर्म सेम है ना। हाँ सर। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 4ax3 से, सेम ही चीज़ डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सब सॉरी माइनस कर रहा हूँ, सेम चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सही है, मगर हमने नाम बदल दिया है उनका। अच्छा, क्या y2 वाला जो पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है? हाँ सर। तो ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो आपको एक क्या मिला कि जब हमने 3 वाला पॉइंट मिला तो पॉजिटिव मिल गया, और ये पॉइंट पुट किया तो ये नेगेटिव मिला, है ना। अब देखो 3 वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाहर सर। तो इसको इनसाइड रीजन बोलेंगे और ये आउटसाइड रीजन है, सही है, ये आउटसाइड रीजन है। तो हम कह रहे हैं कि इफ एस ऑफ 1 1, इसको 1 1 से जब पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वाई जब हमने 3 पुट किया, पॉइंट पुट कर दिया, तो ये एक नंबर देगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट x3 y3 lies outside the parabola। अच्छा, ऐसे ही तो वहां भी था सर्कल में, हाँ सर। ठीक है। अगर S11 या S1 कहते हैं, कई बार S1 कहते हैं, बस आपको ये याद रखना है पॉइंट ऐसा है जब यहाँ पे आएगा तो। अब 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो आपने कहा कि ये लेस देन 0 है,
इसका मतलब है आपका जो पॉइंट है x1 y1 lies inside the parabola, है ना? क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ सर। अच्छा, S11 अगर 0 हो गया इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन दी ऑन द पैराबोला। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में कि आपका पैराबोला के रिस्पेक्ट में। अब देखो जैसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसा ही सेम टू सेम होगा एलिप्स के लिए, सर्कल के लिए सेम, इलिप्स के लिए सेम, पैराबोला के लिए सेम। हाइपरबोला में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, उसमें उल्टा हो जाता है। हाइपरबोला को छोड़ के सब में सेम रहेगा कि अगर ग्रेटर देन है तो आउटसाइड, लेस देन है तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 है तो ऑन द वैल्यू। ये हो गया, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं टेंजेंट ऑन पैराबोला। सही है, तो टेंजेंट ऑन पैराबोलास इसकी जगह पे एक ऐसे लिखा जाता है लाइन एंड पैराबोला। ऐसे लिख लो, लाइन एंड पैराबोला। सही है, तो अभी आपके पास जैसे सर्कल में था वैसे यहाँ पे 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि ये लाइंस इसको इंटरसेक्ट ही ना करे, हो सकता है कि इसको टच करते हुए निकल जाए, हो सकता है इसको इंटरसेक्ट कर दे। इंटरसेक्ट करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड या सीकेंट, है ना? अब ये कॉर्ड है या सीकेंट है, टच कर रहा है तो टेंजेंट है, टच नहीं कर रहा है तो ये एक लाइन है। अब यहाँ पे जो भी आप करोगे तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। कुछ याद आ रहा है? ऐसा लिख सकते हैं हम, हाँ सर आगे। ठीक है? तो आपके पास कोई भी लाइन दे रखी है, जैसे मान लो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे करके कोई लाइन दे रखी है और इसी के साथ में एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो जनरली हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो अभी मैं जानता हूँ y की जगह पे मैं एम एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ और एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ऐसा हो गया, तो ये एम स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर आया, प्लस 2m सी एक्स आएगा, माइनस 4ax आया, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो गया। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ भी आएगा ना x, सही है ना? तो ये क्या होगा, 2mc माइनस 4a, ये पूरा x का कोऑर्डिनेट है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा बेटा, x में बन गया ना हाँ क्वाड्रेटिक। सर। अब ये जो x में क्वाड्रेटिक बना है, अब हम यहाँ से d निकालेंगे, तो d का मतलब है 2mc माइनस 4a, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ac, है ना? ये हो गया। तो पहले निकाल लेते कितना आएगा, मान लो 2 कॉमन ले लेते हैं, 4ax हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करो, कितना आएगा? पहले तो चलो मान लो 4 आया, एम स्क्वायर आया, सी स्क्वायर आया, प्लस ऑफ 16 आया, ए स्क्वायर आया, माइनस हुआ 4 दूनी 8 दूनी 16, एम सी ए आया, माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर आया। क्या कहते हो? कट हो जाएगा। क्या बात, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, दोनों में 16 आ रहा है, दोनों में ए आ रहा है, तो यहाँ ए आएगा
और यहाँ माइनस एम। MC आएगा। क्लियर है बेटा? तो अभी आप देख रहे हो A और MC को देख के आप डिसाइड कर सकते हो ना कि ये क्या हो रहा होगा। अच्छा, अब हाँ सर। D ग्रेटर देन 0 होगा। सही है, तो आपको दो चीज मिले। एक तो मिला कि A कहाँ पे आ रहा है, देखो A आ रहा है पैराबोला में, तो ये 0 तो नहीं हो सकता। क्या कभी 0 हो सकता है ये? नो सर। है ना, 0 होगा तो पैराबोला कैसे बनेगा? तो 0 नहीं हो सकता। तो आपको बस एक ही पॉइंट मिला यहाँ पे, A 0 नहीं हो सकता। तो आपको मिला कि A इक्वल टू MC जब होगा, वो पॉइंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके इस तरफ पॉजिटिव और इधर माइनस साइन, है ना? क्लियर बेटा? है ना? हाँ सर। तो अब अगर मेरा A MC से ग्रेटर है, इसका मतलब D भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब मेरा जो लाइन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट द पैराबोला, है ना? ऐसा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर A MC से कम है तो D क्या होगा, डज देखो नॉट जरा। आंसर। तो इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी डज नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला। सही है ना? ये हो गया। थर्ड जो है, अगर A MC के इक्वल हो गया तो क्या D को 0 होना पड़ेगा? हाँ सर। अगर D 0 हो गया, इसका मतलब जो लाइन है वो टच करेगी। यस सर। तो ये टचेस द पैराबोला। अच्छा, कोई लाइन अगर किसी कर्व को टच करती है तो वो उसके लिए क्या होती है? टेंजेंट सर। टेंजेंट। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि C इक्वल टू A/M। तो इसका आपने लाइन लिया था इनिशियल y इक्वल टू mx प्लस सी, तो अगर C की जगह पे आपने A/M पुट किया तो y इक्वल टू आपका mx प्लस A/M हो जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस A/M। सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन which is always tangent to parabola। देखो हमने क्या देखा, एक तो ये देखा कि सी की जगह पे क्या पुट किया जाए कि वो जो लाइन है, यानी इसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन आपको दे रखी है, पैराबोला दे रखा है, तो आप ये चेक करते हो क्या कि ये लाइन हमारे पैराबोला मतलब टेंजेंट है कि नहीं। उसके लिए आप C इक्वल टू क्या करते हो, A/M करते हो। हाँ है ना? अभी C A/M किस में आ रहा है, वो लाइन की इक्वेशन देख रहे हो, ये स्लोप फॉर्म में है ना। लाइन की इक्वेशन को आपको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट करो, C इक्वल टू A/M करो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब लाइन मेरा टेंजेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब लाइन मेरा टेंजेंट नहीं है। मगर जब आपने C की जगह पे A/M रिप्लेस कर दिया तो y इक्वल टू mx प्लस A/M। अब m है स्लोप। अब स्लोप क्या है, वो 0 से पाई तक का वेरी करता है। आप जैसे जैसे स्लोप मतलब m का वैल्यू चेंज करते जाओगे, है ना, या थीटा आप वेरी करोगे तो उस हिसाब से m का वैल्यू चेंज होगा। तो ऐसी जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस A/M, ये हमेशा टेंजेंट होगी पैराबोला पे। इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट मतलब ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है हाँ सर। कि y इक्वल टू mx प्लस सी ये टेंजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर जब मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ C को इससे रिप्लेस कर दिया तो अभी ये वाली लाइन जो है ये हमेशा क्या होगी, पैराबोला पे टेंजेंट होगी। सबको क्लियर? हाँ सर। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे आपने ये ले लिया, हाँ, इस तरह से। अच्छा, मैंने ना एक बार कॉर्ड का इक्वेशन लिखा था यहाँ पे,
आपको याद होगी तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया था, AT1 स्क्वायर, 2AT1, AT2 स्क्वायर और 2AT2, है ना। इस तरह से हमने लिया था। याद आया किसी को? हाँ इसको सर। मान लो A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। वैसे हम देख ही लेते हैं पहले, हमने कहाँ पे लेक्चर 1 में हमारा कहीं पे होगा कॉर्ड का इक्वेशन। पैराबोला पैराबोला कॉर्ड, देखना कॉर्ड कहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है, यही कहीं पे होगा। ये है क्या जनरल कॉर्ड? हाँ सर ये है। ठीक है, तो एक बार याद कर लो, 2/T1 + T2 आ रहा है और 2/T1 2/T1 + T2 आ रहा है, 2/T1 + T2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ले लिया y माइनस ऑफ a 2AT1 इक्वल टू 2/T1 + T2 और x माइनस AT1 स्क्वायर। क्या कहते हो, ऐसे ही है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो कॉर्ड है। अच्छा अगर मेरा जो B वाला पॉइंट है, B पॉइंट यहाँ से मूव करते करते ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। B पॉइंट यहाँ आ जाए तो लाइन ऐसे बन जाएगी। B पॉइंट यहाँ आ जाए तो लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी। B पॉइंट यहाँ आ जाए तो लाइन ऐसे बन जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब B जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या आप ऐसे बोलो कि T2 जो है, यहाँ पे जो T2 है, T2 अगर T2 की डायरेक्शन में जाएगा या T1 T2 दोनों कोइंसाइड हो जाए, उस केस में मेरा जो कॉर्ड है, क्या वो कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा? हाँ सर। तो इसका मतलब मुझे आपका T1 T2 की जगह पे क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ T1 लिख दूँ, हाँ सर। है ना। तो ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया दूसरा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट। अब 2 से 2 कैंसिल। अब देखो एक तो ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, ये है ना स्लोप, 1/T1 सर। 1/T1, ये याद रखना है, हाँ? ये डायरेक्टली याद रखना बेटा। दूसरी बार T1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y T1 आएगा माइनस ऑफ 2a T1 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x माइनस a T1 स्क्वायर। ऐसा हो गया, तो आपका x माइनस वाई T1 ऐसा हो गया, और इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको a T1 स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 0। या आप इसको y T1 इक्वल टू एक्स प्लस a T1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपकी आ गई टेंजेंट। जनरली ना t, इसको ना हम t के टर्म में लिखते हैं, तो वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर है? हाँ सर। अभी आप ये देखो कि स्लोप मेरा 1/t है, आया ना, स्लोप तो मेरा 1/t है। हाँ सर। अब देखो y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस ए बाई, M। ठीक है, m की जगह 1/t पुट कर दो। तो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी क्या? हाँ सर। तो याद तो नहीं करना अब, नो सर। है ना। बस इतना याद रखो कि मेरा जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 1/T सर। 1/t। अगर ये याद है आपको, एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वैल्यू रिप्लेस करोगे आ जाएगी इक्वेशन। अभी अब ये इक्वेशन थोड़ा ना भूल जाते हैं कई बार। अभी तो याद, जैसे अभी इससे ये निकालना इजी है, मगर इसको याद करना अभी शुरू में याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आपसे 3 महीने के बाद अचानक से मैं पूछूं तो आप ये भूल जाओगे, मगर आप ये प्रोसेस कभी नहीं भूल सकते, ये कभी नहीं भूल सकते कि c इक्वल टू ए बाई एम होता है। ठीक है, हाँ या ना? ओके सर। चलिए इतना ही करते हैं फिर यार बेटा आज। हाँ सर।
ठीक है चलो। अच्छा मैंने कल का पीडीएफ भेज दिया था क्या आपको, पैराबोला का पहला वाला? हाँ सर।